नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम देखेंगे आज के दिन की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिन पर हम चर्चा करेंगे अपने उन संवाददाताओं से जिन्होंने इन बड़ी खबरों पर रखी है नजर और इन खबरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले वीर बाल दिवस से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 300 बाल कीर्तनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शबद कीर्तन में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन घोषणा करते हुए कहा था कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली में लगभग 3000 बच्चों द्वारा मार्च पास्ट को रवाना किया। पीएम ने कहा कि दुर्भाग्य से हमें ऐसा इतिहास पढ़ाया गया जिससे हमारे अंदर हीन भावना पैदा हुई। पीएम मोदी ने देशवासियों से अतीत के संकुचित नजरिए से आजाद होने की अपील की। दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। साथियों, अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग भी जुटे। लोगों ने कार्यक्रम के आयोजन पर खुशी जताई। कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लोगों का क्या कहना था, आइए देखते हैं उनकी प्रतिक्रिया। जो आपने आज तक सोचा नहीं था कि ये राजपथ के ऊपर कभी कोई 26 जनवरी के अलावा परेड निकलेगी, आज सिख परेड निकल गई है, तो ये सब प्रधानमंत्री की एक सोच का नतीजा है। आज से पहले कि सोचा नहीं था कि ऐसा कोई प्रोग्राम होगा। ये उन्होंने जो शुरुआत करी है, ये देश की एकता अखंडता को, जो धर्म को, राष्ट्र को एक साथ में बांधेगी। पहली बार मोदी जी के राज में हुआ कि जो उन्होंने इसको बाल दिवस के रूप में घोषित किया है और हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष ये बाल दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। जो इन्होंने कार्य करे हैं पिछले 75 साल में नहीं हुए, बाल दिवस के रूप में मनाना, ये कोई और नहीं, श्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी का बड़े दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं कि ये दिन उन्होंने सबको याद दिलवाया। और वीर बाल दिवस के अवसर पर दिल्ली में लगभग 3000 बच्चों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। कर्तव्य पथ पर मार्च पास्ट का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में एक परेड का भी आयोजन किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 3000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो पहली बार इंडिया गेट से लेकर और जो कर्तव्य पथ है वहाँ पर इस समय परेड कर रहे हैं। और ये एक मैसेज है पूरी दुनिया को दिया जा रहा है कि जो योगदान सिख समुदाय ने देश में दिया है, देश की एकता के लिए दिया है, देश की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए दिया है, उस योगदान को
पूरा देश और पूरी दुनिया समझे। कैमरामैन अजीत के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता निशांत सौरभ हमारे साथ। निशांत, जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पहला वीर बाल दिवस ये था, तो पहले वीर बाल दिवस के मौके पर किन किन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ खास तौर पर, क्योंकि आगे जब वीर बाल दिवस मनाया जाएगा तो कुछ इसी तरह के कार्यक्रम हमें हर साल 26 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। निशांत जी देखिए लालचंद, जो वीर बाल दिवस पहली बार आज मनाया गया, उसका मकसद साफ है कि जो आने वाली पीढ़ी है, देश की जो युवा पीढ़ी है, उसको उनको जो साहिबजादे, जो दोनों साहिबजादे जिनकी याद में वीर बाल दिवस मनाया गया, उनकी शहादत के बारे में, उनके बलिदान के बारे में, उनकी कुर्बानियों के बारे में युवा पीढ़ी को शिक्षित करना, जागरूक करना। तो ऐसे में कार्यक्रमों की बात करें तो जैसा कि आपने देखा कि मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। तो अब जब इन्हें पूरे देश भर के छात्रों को, स्कूली बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को जब बताना है, तो अब जो कार्यक्रम होंगे वो देश के तमाम स्कूलों में, कॉलेजों में इस तरह के कार्यक्रम होंगे जहाँ की निबंध लेखन और क्विज कंपटीशन जैसे प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। उसके अलावा जो सार्वजनिक जगहों पर, जैसे कि एयरपोर्ट हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए और मेट्रो स्टेशन हो गए, ऐसी तमाम जगहों पर जो डिजिटल एग्जीबिशन यानी स्क्रीन पर एग्जीबिशन लगाए जाएंगे, जहां पर जो दोनों जो गुरु गोविंद सिंह के जो दोनों साहिबजादे हैं, वीर जोरावर सिंह और वीर फतेह सिंह, इनकी कुर्बानियों के बारे में एग्जीबिशन लगाया जाएगा। उसके अलावा अन्य जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम होंगे जहां पर कई डिग्नेटरीज आएंगे जो कि उनकी कुर्बानियों के बारे में, उनके देश के लिए योगदान के बारे में बताएंगे। इसके अलावा भी माई गॉव प्लेटफॉर्म पर भी एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के हर कोने के छात्र उस प्रतियोगिता में शामिल हुए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में किया था। तो निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी को इन साहिबजादों की कुर्बानियों के बारे में बताना एक मकसद है, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये जो कुछ दशकों पुरानी जो भूलें हुई, उनको अब ठीक करने का, सुधारने का वक्त है, क्योंकि इनकी जो एक कुर्बानी, जो ऐतिहासिक जो एक बलिदान दिया गया था, उनको इतिहास की किताबों से नदारद कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि हम गढ़े हुए नैरेटिव हमें पढ़ाए जाते रहे, जिस वजह से हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा हुई और जिसको कि अब ठीक करने का वक्त है। और इतने महान सपूत हुए हमारे देश में जिनके गौरव गाथा को इतिहास की किताबों से भुला दिया गया, तो अब उसको ठीक करने का वक्त है। और इसी के तहत प्रधानमंत्री ने इस साल जो गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व हुआ था, उस दौरान ये ऐलान किया था कि गुरु गोविंद सिंह के जो दोनों साहबजादे, जो छोटे साहबजादे, जिन्होंने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और धर्म परिवर्तन कराने की तमाम कोशिशें जो मुगल शासकों द्वारा की गई, उसके सामने वो झुके नहीं, उन्होंने सिर झुकाया नहीं और अपने धार्मिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। और बताइए आप कि जो दोनों साहबजादों में जो बड़े साहबजादे, जो बाबा जोरावर सिंह जी, जिनकी उम्र महज 9 साल थी, और जो छोटे साहबजादे जिनकी उम्र महज 7 साल थी, तो इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कुर्बानी देना, और वो भी अपने देश के लिए, अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसको कि निश्चित तौर पर जो युवा पीढ़ी है उसको बताने की जरूरत है, युवा पीढ़ी को। तो उसी के तहत देश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी, चूंकि ये पहला वीर बाल दिवस था जिसका आज आयोजन किया गया, आने वाले सालों में भी इस तरह के आयोजन होंगे, तो निश्चित तौर पर जो अगली पीढ़ी है वो इन वीर सपूतों के योगदान के बारे में जान पाएगी। बिल्कुल, और ये लाखों करोड़ों संख्या में जो हमारे देश के बच्चे हैं, वो न सिर्फ जानेंगे बल्कि प्रेरणा भी लेंगे और उनके जीवन से संदेश भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए निशांत, और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो खबर पर नज़र को जारी रखेंगे। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी,
निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं खबर पर नजर, और अब हम रुख कर रहे हैं दूसरी बड़ी खबर का। और वो खबर जो जुड़ी हुई है वो फैलते हुए कोरोना को रोकने के लिए जो कमर कसी जा रही है, जो तैयारी हो रही है, उससे जुड़ी खबर है। चीन, जापान समेत दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लेकर भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क है। केंद्र सरकार रोजाना कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर रही है, और इसी कड़ी में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की बैठक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के साथ। इस बैठक में देश में कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों पर चर्चा हुई। देश भर के अस्पतालों में कोविड-19 मामलों से निपटने के लिए और आपातकालीन प्रतिक्रिया को परखने के मकसद से मंगलवार को एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी हिस्सा लेंगे। तो सरकार लगातार कमर कस रही है और तैयारियां कर रही है, और इस बीच देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220 करोड़ से भी अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। तो वहीं पिछले 24 घंटों की अगर बात कर लें तो 196 नए मामले दर्ज किए गए हैं पिछले 24 घंटों में, लेकिन इस दौरान 190 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। और इस तरह से देश में अभी सक्रिय मामलों का जो दर है वो 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। और एक्टिव मामलों की बात करते हैं तो देश में इस वक्त 3,451 एक्टिव मामले हैं, और सबसे ज़्यादा एक्टिव केस केरल और कर्नाटक में हैं, जबकि महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है और यहाँ पर 136 सक्रिय मामले हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केरल में 1,410 संक्रमित मामले हैं, तो कर्नाटक में 1,241 एक्टिव केस हैं। तो वहीं देश में 10 ऐसे भी राज्य हैं जहां इस वक्त एक भी एक्टिव केस नहीं है। इनमें अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, दादरा एंड नगर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। और देश में दर्ज हो रहे नए मामलों की संख्या भले इस वक्त कम है, लेकिन सरकार एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि चीन जैसे हालात अपने देश में पैदा ना हों, इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारें लगातार कदम उठा रही हैं। रविवार देश की राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट पर करीब 500 से ज़्यादा यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग हुई रविवार के दिन। तो वहीं केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस में राज्य सरकारों से हर जिले में कोरोना नियमों के तहत RT-PCR समेत एंटीजन टेस्ट बढ़ाने को कहा गया है। गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि नए वेरिएंट का वक्त रहते पता चले, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलों को जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना प्रबंधन और वैक्सीनेशन की प्रगति को लेकर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अपनी समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 23 दिसंबर को कहा था कि स्वास्थ्य सुविधा आधारित व्यवस्था के साथ रेस्पिरेटरी वायरस संबंधित निगरानी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अलग अलग राज्यों में सीवेज और वेस्ट वाटर की निगरानी पर भी जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य भी अपने मल के माध्यम से वायरस को फैला सकते हैं। इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह, जो कि इस स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं। नितेंद्र, ये IMA के साथ जो बैठक हुई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की, हम जानते हैं कि लगातार पिछले कई दिनों से उच्च स्तरीय बैठकें चल रही हैं। IMA के साथ की इस बैठक में खास तौर पर किन मुद्दों पर, किन पहलुओं पर चर्चा की गई तैयारी को लेकर? देखिए लालचंद जी, अब से करीब 1 घंटा पहले यह बैठक खत्म हुई है और देश भर के जो IMA के पदाधिकारी थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से जुड़े थे। और मोटे तौर पे मंत्रालय ने उनको बताया है कि किस तरीके से एक आने वाले दिनों में जो खतरा दिख रहा है वो भारत में आ सकता है, क्योंकि चीन और बाकी जो यूरोप होते हुए, दक्षिण अमेरिका होते हुए भारत में करीब 25 से 35 दिन में केस आता है। ये पिछला रिकॉर्ड देखा गया है। ऐसे में IMA के 5 लाख से अधिक डॉक्टर हैं पूरे देश भर में, तो वो भी एक इस लड़ाई के अहम किरदार हैं।
तो उनका साथ होना बहुत जरूरी है, उनको समझना और ये भी बहुत जरूरी है कि कितना बड़ा चैलेंज है ये। इसी वजह से आईएमए के डॉक्टरों को संबोधित किया है स्वास्थ्य मंत्री ने, क्योंकि हम जानते हैं कि छोटे छोटे शहरों में आईएमए के डॉक्टर जब देखते हैं मरीज को, उनके पास पहला कांटेक्ट तो उन्हीं के पास होता है मरीज का, कि वो संक्रमित होकर आते हैं और वो फिर रिपोर्ट करते हैं जो जिला प्रशासन है या जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उन तमाम जगहों पे। इसलिए उनको विश्वास में लेना और उनको परिस्थिति के बारे में बताना जरूरी है, और साथ ही साथ उनका भी फीडबैक लिया गया सरकार की तरफ से कि वो क्या सुझाव देते हैं। इस तरह की बातचीत हुई, बड़ी विस्तृत प्रेजेंटेशन हुआ और पूरी दुनिया भर की जो स्थिति है उसके बारे में बताया गया और कैसे हमें आने वाली चुनौतियों का सामना करना है, ऐतिहासिक कदम उठाना है। साथ ही साथ जो उनके पास पेशेंट आते हैं जिनको वो देखते हैं उनको कैसे जागरूक करना है कि मास्क लगाना या प्रिकॉशन डोज जिन्होंने नहीं लिया है वो प्रिकॉशन डोज ले ले। इन तमाम चीजों का जागरूकता उनके जरिए भी किया जाएगा। और इस बीच में अपने यहाँ जो कोरोना की स्थिति है और जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं या एयरपोर्ट पर जिस तरह से चेकिंग चल रही है, वो कुल मिला करके जो हालात है उसमें ये लग रहा है कि सतर्कता काफ़ी ज़्यादा है फिलहाल, और उसके लिए पूरी कमर कसी जा रही है कि ऐसी कोई भी स्थिति कम से कम भारत में पैदा ना हो जिस तरह की स्थिति चीन और जापान जैसे देशों में है। जी बिल्कुल, देखिए लालचंद जी, एहतियाती कदम है, अलर्ट इसलिए किया गया राज्य को भी और देश की जनता को भी कि वो सतर्क रहें, और जो संभावित एक खतरा ऐसा लग रहा है अगर हम पहले से सतर्क रहेंगे तो हम पहली बार तो वायरस को प्रसार नहीं होने देंगे और उसका प्रभाव यहाँ ज्यादा नहीं दिखेगा। इसीलिए कल एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है पूरे देश भर में, जितने भी अस्पताल हैं वहां पर देखा जाएगा कि किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की हमारी जरूरतें हैं, उनको एक तरह से रिहर्सल किया जाएगा। और इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी दिल्ली के किसी एक अस्पताल में जुड़ेंगे, अब से थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा कि वो किस अस्पताल में जाएंगे। इसके अलावा जो देश के बाकी जो दूसरे में जनप्रतिनिधि है उनसे भी अपील की गई है कि वो भी उसमें शिरकत करें और देखें कि जो अपने अपने जिला स्तर पे या फिर राज्य के स्तर पे किस तरीके से तैयार है हमारे अस्पताल। तो ये मॉक ड्रिल इसलिए भी है कि एक तो जनता में भी जागरूकता आएगी, साथ ही साथ हॉस्पिटल में भी जागरूकता देखने को मिलेगा, उनके जो सिस्टम है उनको तंत्र को और एक्टिव करने का मौका मिलेगा। तो ये सिर्फ तैयारियां हैं, एहतियाती कदम है, क्योंकि हम जानते हैं कि फेस्टिवल है, मौसम ठंड का मौसम, इसलिए लोग घूमने भी जाएंगे छुट्टियों में, नए साल में। ऐसे में उनको जागरूक करके कोशिश किया जाए कि जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसका वो पालन करे, जिसमें मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, और साथ ही साथ जो प्रिकॉशन डोज है उसको जरूर ले लें जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस खबर पर नितेंद्र, और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और खबर पर नज़र में अब हम रुख कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का, और वो बड़ी खबर बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित कर रही है। देश के उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। गिरते तापमान के साथ ही उत्तर भारत में ठंड तेजी से बढ़ती जा रही है, वहीं कोहरा भी तेजी से घना होता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में तापमान काफ़ी गिर गया है, जिसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तराखंड, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में गंभीर शीतलहर की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि इन राज्यों में घना से लेकर बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। तो दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। गलन के साथ दिल्ली में ठंड बरकरार है, कई जगह कोहरा भी अपना असर दिखा रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ठंड को लेकर आज दिल्ली में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और दिल्ली में चल रही शीतलहर लोगों को मनाली की ठंड की याद दिलाने लगी है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में पारा लगातार गिर रहा है, और दिल्ली में तो ये 4 डिग्री तक भी पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। और उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा जो पड़ रहा है, इसका असर भारतीय रेलवे की सेवाओं पर भी देखने को मिला है। सोमवार को भारतीय रेलवे की ओर से 318 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया, जिनमें से 284 ट्रेनों को पूरी तरह से और 34 ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया गया है। इसके अलावा 20 ट्रेनों को रीशेड्यूल और 24 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। रद्द की गई ट्रेनों में महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और अन्य राज्यों से चलने वाली गाड़ियां हैं। तो वहीं बड़ी संख्या में ट्रेनें देरी से भी चल रही हैं।
वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस खबर पर जुड़ेंगे अपने संवाददाता तपस भट्टाचार्य से। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर खबर पर नज़र। और जो शीतलहर का कहर है, मौसम का जो मिजाज बदला हुआ है, जिस तरह से मुश्किलें हैं, इसको जानकारी देने के लिए तपस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप तपस को देख सकते हैं किस तरह तपस ने खुद अपने आप को बिल्कुल ढका हुआ है। इसी से पता चलता है कि कितनी ठंड है। तपस, और जिस तरह से कि उत्तर भारत में लगातार हम देख रहे हैं, ये मौसम विभाग का क्या कहना है कि क्या ये मुख्य तौर पर जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसी का सीधा सीधा असर हम उत्तर भारत के इन इलाकों में देख रहे हैं? देखिए, उसके रीजंस बहुत सारे हैं। तो खास तौर से ये जो समय है, ये हमने देखा है कि दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और उसी का ही हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट इनफैक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर मैं कहूँ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और वेस्ट राजस्थान में आज ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर है। और इन्हीं जगहों पे कल भी येलो अलर्ट डिक्लेयर है। इनफैक्ट करीब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि दिल्ली और वेस्ट राजस्थान और ईस्ट राजस्थान में कल भी येलो अलर्ट डिक्लेयर किया गया। तो ये जो जगह है, खास तौर से इन जगहों पे खास तौर से बहुत ज़्यादा ठंड देखी जा रही है। और मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे बहुत क्रूशल है। 48 घंटे ये जो शीत लहर है, कोल्ड वेव कंडीशन जिसे कहा जाता है, ये रहेगी। और इसके बाद इस कंडीशन में थोड़ी तब्दीली देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें शीत लहर की, तो ये जो जगह है, जैसे आप बता रहे हैं, पहाड़ों से हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली के जो निकटवर्ती जगह है, उनमें खास तौर से देखा जाएगा सुबह की तरफ बहुत गहरा कोहरा, और उसके बाद जो एक कुछ पॉकेट्स में कोल्ड वेव कंडीशन और कोल्ड डे जो है वो रहने की उम्मीद है। तो अगले 48 घंटे ऐसा ही रहेगा। उसके बाद जाके थोड़ा सा जो गिरावट है तापमान में, वो थोड़ी कम देखी जाएगी। दूसरी अहम चीज लालचंद जी जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 5 डिग्री था दिल्ली का तापमान, जो सफदरजंग में जिसको मेजर किया जाता है, और वो इस सीजन का अभी तक का सबसे कोल्डेस्ट डे अभी तक का माना गया है, कहा जा सकता है। अगर हम बात करें रिज और आसपास की जगह की, आयानगर और बाकी जो सेंटर्स है, वहां पे भी करीब 4 डिग्री और 4 डिग्री के आसपास था। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा डिटेल से देखें, अगर पिछले 1-2 दिन इन जगहों पे खासतौर से आयानगर, रिज के इलाके, वहां पे 3 डिग्री तक भी पहुंचा हुआ है तापमान। तो खासतौर से दिल्ली वासियों को बहुत ज्यादा इस वक्त सावधानी की जरूरत है, झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल। और ये सावधानी 48 घंटे रखनी है, उसके बाद ज़रूर शीतलहर से कुछ राहत मिल सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा। आप भी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तपस जुड़ने के लिए। और हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे, ख़ास तौर पर उत्तर भारत के दर्शकों से, कि 48 घंटे सावधानी के साथ रहें, इसके बाद कुछ राहत मिलने की संभावना है। तो फिलहाल खबर पर नज़र में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।